नमस्कार साथियों, आप सभी को नमस्कार। आज एक बार फिर से एक विशेष प्रयोजन से आपके सामने मैं आया हूं, प्रस्तुत हुआ हूं। बस एक बार आवाज़ चेक कर लें, क्योंकि कल का एक भ्रम था कि आवाज़ आ रही है कि नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने बताया कि आवाज़ आ रही है। साथियों, आज मैं आपके सामने एक विशेष प्रयोजन से आया हूं, और हो सकता है कि वो मेरा आपको लगे कि वो निजी है, लेकिन उसमें मैं निजता का वो पुट नहीं डालना चाहता हूं। एक सामाजिक दृष्टि से, एक सांसारिक दृष्टि से, एक सांस्कृतिक दृष्टि से कुछ बहस करना चाहता हूं, और वजह मैं बताऊंगा समय के साथ। लेकिन थोड़ा सा मैं कुछ दिखाना चाहता हूं, इसलिए हाथ में मोबाइल लेके भी फिक्स कर दूंगा। साथियों, आज 18 जून है, और इन दिनों में महाविद्यालय में छुट्टी की वजह से कुछ शैक्षणिक कार्य, गंभीर शैक्षणिक कार्य में लिप्त हूँ, और उससे एक मनन मंथन का दौर भी चल रहा है, इसीलिए घर पर भी हूँ साथियों। लेकिन आज 18 जून एक विशेष दिन है। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले अंतर्राष्ट्रीय पितृ दिवस, इंटरनेशनल फादर्स डे में हमने अपने 7 पीढ़ियों के बारे में, पिताजी को याद करते हुए उस पर हमने चर्चा की थी, अपने पिता के बारे में बोला था। लेकिन आज वास्तव में 18 जून ऐसा दिन है जिसमें हमारे पिता गोलोकवासी हुए थे। उन्होंने देह त्यागा था, और इसी मगध भवन, बनारस के इसी मगध भवन के परिसर से, और बड़े ही संत भाव से भरा पूरा परिवार छोड़ के, भाई साहब उस समय थे, हम लोग सब लोग थे, उन्होंने अपना देह त्यागा था। आज उनका वो तिथि, मतलब 18 जून के हिसाब से, अंग्रेजी तिथि के हिसाब से वो दिन है, उनको नमन करने के लिए, और उसी बहाने उस पिता के द्वारा छोड़े गए पथ को निर्वहन करने के रास्ते में कौशल भैया की कुछ कृतियों के बारे में बताऊंगा, ताकि पिता खुश रहें, क्योंकि पिता पर हमने बोल दिया है। साथियों, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूं। ये देखिए, हमारे पिता हैं, उनको मैं आज नमन करता हूं। मगध भवन परिवार की तरफ से, अपनी तरफ से, सारे लोगों की तरफ से, एक एक सदस्यों की तरफ से मैं उनको नमन करता हूं। आज उनकी पुण्यतिथि है, और वो राजा की तरह बैठे हैं, अपने बड़े पुत्र के कृतियों के ऊपर, जिनके बारे में अभी थोड़ी थोड़ी चर्चा करनी है। पिता सर्वश्रेष्ठ, ऊपर मन मस्तिष्क पर हमारे राज करता हुआ, उनको नमन करते हैं। और उनके नीचे आप देख सकते हैं कि मैं क्यों आया हूं, कि आज कुछ विशेष कारणों से मैं अभी बताऊंगा, लेकिन हमारे बड़े भैया प्रोफेसर कौशल किशोर मिश्र ने बहुत सारी पुस्तकें लिखी, इसमें कुछ पुस्तकों को मैं यहाँ दर्शन करा रहा हूँ। स्थान मेरे टेबल के पास नहीं है जहाँ से मैं लाइव हो रहा हूँ, लेकिन आप देख सकते हैं कि पंडित दीनदयाल का राजनीतिक चिंतन, पंडित दीनदयाल का राष्ट्र गौरव का प्रति दृष्टिकोण, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चिंतन की आधुनिक काल में प्रासंगिकता, भारत में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पंडित दीनदयाल के संदर्भ में, पंचतंत्र में व्यक्ति और राजनीतिक व्यवस्था, मनु का राजनीतिक व्यवस्था के कुछ पहलू, इस पर उन्होंने शोध किया था। वो पहली किताब थी, पंडित प्रोफेसर हरिनाथ त्रिपाठी के अंडर में उन्होंने काम किया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और पंडित दीनदयाल उपाध्याय तुलनात्मक अध्ययन, ये भी इन्होंने काम किया था। कितना गहराई से वो काम कर रहे थे।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय के आदर्श पुरुष माधव सदाशिव गोलवलकर का राजनीतिक चिंतन कहाँ तक भैया जा रहे हैं, 1.25 साल होने जा रहा है आरएसएस का। कृत्य देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का राजनीतिक दर्शन, ये सारी पुस्तकें जो नीचे उनके बारे में है। भारतीय राजनीति में पंडित दीनदयाल उपाध्याय और भारतीय जनता पार्टी का योगदान, एक राष्ट्र जो राज कर रही है उसका क्या किस प्रकार वो दीनदयाल उपाध्याय के विचारों पर आगे बढ़ रही है। रामचरितमानस, जिस पर अभी हम कुछ पंक्तियां बोलेंगे, उसमें राम राज्य की परिकल्पना क्या है, कौशल भैया की कृति है। राम राज्य सबसे लेटेस्ट किताब उन्होंने भी लिखा, वो कौशल कृति जिसकी बड़ी डिमांड है, इसका विमोचन लोकार्पण दिल्ली में हुआ था। महाभारत में राजधर्म 2 पार्ट में, एक पार्ट में दिखा रहा हूं, दूसरा पार्ट पड़ा हुआ है। राजधर्म महाभारत में क्या था उस पर, महाभारत में राजनीति का क्या महत्व है, कामंदकीय नीतिसार में राज्य व्यवस्था और सुशासन कैसा था, सब प्राचीन भारत के ऊपर बात हो रही है क्योंकि उसके विशेषज्ञ थे। वाल्मीकि रामायण में राम राज्य कैसा था, कौशल भैया का कृति। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन का इतिहास 2 पार्ट में उन्होंने लिखा था, ये भी उनकी कृति है। भारतीय संस्कृति में मानवाधिकार का क्या महत्व है, ये भी उनकी कृति है। भारतीय लोकतंत्र में के उन्नायक आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन, ये उन्होंने इस पर भी काम किया था। मनुस्मृति में राजसत्ता के प्रमुख आधार क्या थे, जिस पर बहुत विवाद और घोर परिचर्चा चला, उस पर मैं बात करूंगा। और मनुस्मृति में ही राज्य और सुशासन कैसा था, और अंत में भारतीय लोकतंत्र की उन्नायक आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन का एक विषय। ये पिता अपने पुत्र के इस कृतियों के ऊपर मुस्कुरा रहे हैं, हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। आज उनकी पुण्यतिथि, हमको नमन करते हैं। और ये भाई साहब की कृतियों के सहारे आज कुछ बनारस के वर्तमान संदर्भ में कुछ हम बातें करेंगे साथियों। आप सभी को नमस्कार है, और मैं अब फिक्स करने जा रहा हूं अपने कैमरे को ताकि मैं आराम से बैठ के बोल सकूं साथियों। नमस्कार। यह मैं जो बता रहा था आपको, इसके पीछे एक विशेष प्रयोजन है साथियों। आज पिता की पुण्यतिथि थी, अंग्रेजी की तिथि से उनको प्रणाम भी करना था, और पिता द्वारा प्रदत्त यह शरीर ऋणी है, उनके बारे में कुछ चर्चा करनी थी। और साथियों, दूसरे की कुछ वर्तमान में घटनाएं चल रही हैं, उसके बारे में पर चर्चा करना था, इसीलिए मैं आया हूं। आज मन में एक विचार आया साथियों, पिताजी को याद करते हुए भी और भाई साहब को याद करते हुए भी, कि व्यक्ति विचारक कब होता है, व्यक्ति की पहचान कब होती है, और व्यक्ति कैसे जाना जाता है। इन दिनों पूरे विश्व में, मैंने कल भी चर्चा की थी, पूरा विश्व कोलाहल की स्थिति में है, संकट की स्थिति में है, युद्ध जैसी स्थिति में है, खतरे जैसी स्थिति में है। और भारत में भी हमने कल कहा कि चारों तरफ अचानक ही एक अलग सा माहौल हो गया है। पारिवारिक विघटन और सामाजिक बुराइयां अचानक जैसे लग रहा है कि जैसे छन कर बाहर निकल रहा है। बनारस जैसे जगह पर भी लोग मूल आनंद के भाव से हटकर विवाद के भाव में फंसे हुए हैं। कहीं कुछ संत बोल रहा है तो उसके खिलाफ बातें हो रही हैं, कहीं कुछ अतिक्रमण हटाया जा रहा है तो उसके पक्ष विपक्ष में लोग बातें कर रहे हैं। बनारस की मूल भावना, बनारसीपन, चर्चा, परिचर्चा, आनंद, इस पर बातें कम हो रही हैं, और यही कौशल भैया की कमी है। और मुझे अच्छा लगा कि मैं सोच रहा था कि कौशल भैया इस प्रपंच से
भगवान ने उनको अपने पास बुलाया क्यों होगा? क्योंकि कौशल भैया यहाँ रह के उनको पहचान नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि ये जगत स्वार्थी है। 9 महीने होने जा रहा है कौशल भैया के दिवंगत हुए। हमने बहुत सारे कोशिश किया, देखा, लेकिन इस कलयुग में हमने देखा ना कि समाज, बौद्धिक वर्ग बांझपन का शिकार हो गया है। अपने निजी काम के अलावा किसी की तारीफ या किसी के बारे में सोचने का फुर्सत नहीं है। यह बौद्धिक बांझपन का संकेत है। लेकिन हम चूंकि रक्त संबंध में बंधे हैं, वक्त भी ऐसा है कि हमें अपने आप को भी बचाना है। बड़े भाई को राम मानते थे, हम उनके लक्ष्मण हैं, चाहे शत्रुघ्न हैं, जो भी क्रम से आप हमको मानिए, लेकिन हम अपने भाई को नहीं भूल सकते हैं। और आप ही लोग कहते थे जब कौशल भैया सोशल मीडिया पर छाए रहते थे, चाहे वो विवाद की वजह से, चाहे वो संवाद की वजह से, तो आप सभी कहते थे कि कौशल भैया समाज के हैं। तो मैं भी आज कौशल भैया को समाज का हिस्सा मानकर भले से उनका भाई हूं, लेकिन आज कौशल के कृत्य के बारे में आज से शुरुआत करूंगा और आपके सामने संकल्पित होता हूं साथियों कि मैंने ठान लिया है, संकल्प ले लिया है पिताजी के ऊपर बैठाकर कि मैं इतनी आसानी से कौशल को केवल सरल व्यक्तित्व, मस्त फक्कड़ व्यक्तित्व, हंसी मजाक ठिठोली का व्यक्तित्व के सहारे नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि इतने सारे कृत्य हमने दिखाए, सैकड़ों कृत्य हैं जिसमें से कुछ की झलकी हमने अभी आपको दिखाया। सैकड़ों शोध विद्यार्थियों का उपज कौशल जी के निर्देशन में हुआ है। और साथियों, कौशल जी ने अपने शोध को दूसरों के नाम पर चस्पा करके उनका भविष्य का निर्माण किया है। बहुत सारे लोग आज भी हैं जो कौशल के कृत्य की वजह से बिना कुछ लिखे पढ़े उनके चीजों को लेकर कौशल उदार थे, बांट देते थे, उसके सहारे वो आज बड़े पदों पर हैं। ऐसे उदार चरित्र वाले कौशल भैया को प्रणाम करते हैं। पिता को प्रणाम करते हुए मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आज कलयुग का समय है साथियों, और पहचानिए व्यर्थ के प्रपंच में आप अपने वक्त को जाया कर रहे हैं। तुलसीदास जी ने जो इसी काशी में रामचरितमानस के कुछ अध्यायों की रचना की थी, अंतिम समय तक यहीं रहे थे। इसी तुलसी घाट, तुलसी मंदिर में उनका पवित्र गुफा का मंदिर है, वहीं उनकी कृति भी रखी हुई है। संवत 1680 गंग के तीर, श्रावण श्यामा तीर सनी, तुलसी तजो शरीर, ये प्रसिद्ध वहां पर चिपका हुआ है। उसी तुलसी ने कलयुग का अपने चौपाइयों और दोहों में वर्णन किया है। और उन्होंने कलयुग को पापों और अवगुणों का घर बताया है साथियों, जहां लोग स्वार्थ, छल कपट और अधर्म में लिप्त हैं। और ये दिखाई पड़ रहा है जब चारों तरफ हम देख रहे हैं, चाहे वो टीवी का समाचार हो, चाहे अखबार के पन्ने हो, चाहे वो विश्व का ग्लोबल न्यूज़ हो, सब में ये दिखाई पड़ रहा है। ऐसे में हम क्या करें, बेचैनी हो जा रही है। मैं घर में बैठ कर इनके सानिध्य में कुछ बातें करके इस समय को अपने एक अच्छे कार्य में लिप्त मानकर आगे बढ़ रहा हूं साथियों, तुलसीदास जी ने कहा कि कलयुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। यानी कलयुग में ज्ञान और कर्म कांडों के अभाव को दर्शाती है। इसलिए राम नाम के महत्व को ही उजागर किया जाता है। इसलिए केवल राम का नाम लेने की बात करते हैं, क्योंकि मालूम है कि सब स्वार्थ में लिप्त हैं। इसलिए राम के नाम से उनकी जिह्वा पवित्र हो और लोग भगवान के पास सही समय पर जाएं। और एक बात जब उन्होंने कहा कि कलिकर एक पुनीत प्रतापा,
मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। माने कलयुग में मानसिक पापों के न होने की बात करती है, लेकिन मानसिक पुण्य का महत्व बताया जाता है। आसान तरीका भी बताया, लेकिन कलयुग की सच्चाई भी बताई। जाके नख अरु जटा विशाला, सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला। ये दिख रहा है, बनारस में भी इन दिनों यही सब हो रहा है। कलयुग में दिखावे के तपस्वियों और ढोंगियों का भरमार पड़ा हुआ है पूरी दुनिया में। हम लोग देखा सच में तपस्वी कम हैं, जो हैं वो दिखते नहीं हैं। और देखिए, अर्थशास्त्र के विषय पर हम जब बात कर रहे थे तो हमने देखा रामचरितमानस में बाबा तुलसी ने लिखा कि दरिद्र रूपी रावण ने संसार को दबाया हुआ था पूरे। आज भी संपन्न लोग गरीबों को दबा रहे हैं, जो जहां बैठा है। उन्होंने लिखा, खेती न किसान को, भिखारी को न भीख, बलि बनिक को बनिज, न चाकर को चाकरी। यह कलयुग के में गरीबी और बेरोजगारी की स्थिति को तुलसी ने दर्शाया है 450 साल पहले ही। और दूसरी तरफ क्या कहा, तपसी धनवंत दरिद्र गृही। कलयुग में सन्यासियों के धनवान और गृहस्थों के गरीब होने की बात तुलसी ने कह दिया। आप देखे होंगे सन्यासियों का, धर्मगुरुओं का आलीशान जीवन, और हम जैसे गृहस्थों, कौशल भैया जैसे जीवन भर ज्ञान के भंडार को जुटा कर रखना, शिक्षा जगत में छाप छोड़ने के बावजूद हम गरीब हैं। हमने अट्टालिकाओं को महत्व नहीं दिया, महलों को महत्व नहीं दिया, हमने ज्ञान को महत्व दिया। साथियों, तुलसी भी अगर रामचरितमानस न लिखते तो तुलसी ने अपने महल को नहीं खड़ा किया था, तुलसी ने रामचरितमानस रूपी महल को खड़ा किया था। इसकी वजह पर तुलसी हुए और तुलसी के राम राम हो गए। कबीर फक्कर थे, उन्होंने अपना धन इकट्ठा नहीं किया, वाणी उनकी अमर हो गई। जितने भी इस तरह के लोग हैं वो ऐश्वर्य, धन, संपदा, महल, इस पर विश्वास नहीं करते थे, बल्कि कृतियों पर करते थे। इसलिए मेरा मानना है कि कौशल भैया ने इतना काम किया कि उनको स्थापित करना चिंतक के रूप में ये हमारा फर्ज है, और समाज के एक हिस्से के रूप में मैं भी अपने को मानता हूँ। मैं इस काम को करने के लिए कृत संकल्प हूँ, और आने वाले समय में आपको सभी को वादा करता हूँ कि आने वाले समय में कौशल के हर कृतियों को एक विचारक के रूप में, जो समाज को देने के लिए आया था, चला गया, हंसते हंसते स्थापित करके रहूंगा। साथियों, तुलसीदास जी ने माता पिता पुत्र के बीच स्वार्थ के संबंध को दर्शाया है, और बहुत सारे चीजों को लिखकर सबको चिता दिया। कहा कि कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भय सदग्रंथ, दंभिन निज मति कल्प करी प्रकट किए बहुपंथ। आसान भाषा में कह रहे हैं, कलयुग के पापों ने सब धर्मों को ग्रस लिया, सदग्रंथ लुप्त हो गए। इसलिए ये सारे ग्रंथ मैंने दिखाए, इसको मैं लुप्त नहीं होने दूंगा। तुलसीदास जी की बातों को मानते हुए मैं इसको जीवित रखूंगा। दंभी जो हैं, जो कुछ नहीं किए हैं और आज कहते हैं कि मैं ही सब कुछ किया हूं, दंभियों ने अपनी बुद्धि से कल्पना कर करके बहुत से पंथ प्रकट कर दिया। अपना ही पंथ, सब झूठ है, सब प्लेगरिज्म है, सब चोरी है। बहुत सारे लोगों ने कौशल के कृति को चोरी करके आज ऊंचे पद पर हैं, सब चोरी है। ये दंभी लोग हैं जो आज पलट कर कौशल का हालचाल या कौशल की कृतियों का बखान करने में संकोच कर रहे हैं प्लेटफॉर्म में, क्योंकि उन्हें भय है कि कहीं ये ना हो जाए कि ये कौशल ने बोला था। कोई बात नहीं, कलयुग है। साथियों, तुलसी ने और क्या कहा, मार्ग सोई जा कहूं जोई भावा,
पंडित सोई जो घाल बजावा, मिथ्या रंभ दंभ रत जोई, ता कहूं संत कही सब कोई। ये जो मैं बोल रहा हूं, गाल नहीं बजा रहा हूं, ऐसे नहीं कर रहा हूं, बल्कि कौशल की कृति को, पिता को उसके ऊपर राज सत्ता पर बैठा के उनके भाव को बता रहा हूं। मेरा अपना कुछ नहीं है। तुलसी ने कहा था, स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथाया। जो कुछ है वेद पुराण वाल्मीकि से लिया हुआ, मैं राम के गुण को बता रहा हूं। वैसे मेरा कुछ नहीं है, जो कुछ है पिता के द्वारा हम हैं, हमारे भाई हैं, और उस भाई के कृत्य के बारे में मैं आपको संकल्पित होकर वचनबद्ध हो रहा हूं। साथियों, जिसको जो अच्छा लग जाए वही मार्ग है। जो डिंग मारता है वही पंडित है। हम देख रहे हैं बनारस में भी आजकल डिंग मारने वाले सब पंडित बने हुए हैं। सभी बनारसी हो गए हैं, सभी सब कुछ जानने लगे हैं, सभी सबका अर्थ बताने लगे, सभी बाबा विश्वनाथ की महिमा गाने लगे। जानता कुछ नहीं है। जो मिथ्या आरंभ करता है, जो दम्भ में रहता है, उसी को सब जानकार भी कहते हैं, उसी को सब संत भी कहते हैं। ये दुर्भाग्य है। ये मैं क्या, तुलसी कह गए तो मेरा क्या कहना है। मैं समझ के मजा ले रहा हूं, हंस रहा हूं। और हमको याद है कौशल भैया और हम जो बातें करते थे घर में, यही बात वो कहते थे, तू मिथ्या हुआ, मूर्ख हुआ, तो के कुछ नहीं आवेला, पढ़ा गुना घुसा, शास्त्र सम्मत हुआ, तब तो के पहचानियन। और ये कहते कहते भाई लिखता था, पढ़ता था, शोध करता था, मनन करता था, और प्रोड्यूस कर दिया कई चीज़ों को जो हमारे सामने है। हमें याद आ रहा है वो सब। हम लोग खूब बातें करते थे साथियों। एक और लक्षण क्या है देखिए, इन दिनों समझ में आ रहा है पूरे विश्व की स्थिति देखते हुए। सोई सयान जो परधन हारी, जो कर दंभ सो बड़ आचारी, जो का झूठ मस्खरी जाना, कलयुग सोई गुणवंत बखाना। यानी किसी प्रकार से जो दूसरे का धन हरण कर ले, दूसरा का धन हड़प ले, मेरा है, मेरी पहचान है, इनका नहीं है, वही बुद्धिमान है। उसी को लॉजिस्टिक, उसी को तार्किक, उसी को बहुत स्ट्रेटजिस्ट कहा जाता है। हड़पने वाला दुनिया में देखिए, चाइना हमारी जमीन को हड़प कर अपने आप को सर्वशक्तिमान, अमेरिका चारों तरफ आक्रमण करा के अपने आप को शक्तिशाली, पाकिस्तान हमारा कश्मीर हड़प के रोना रोता रहता है। सब लोग एक दूसरे का हड़प कर अपने आप को ही श्रेष्ठ मानते हैं। कलयुग में तुलसी ये कहते हैं, यही समाज में हो रहा है, यही दुनिया में हो रहा है। साथियों, जो दंभ करता है वही बड़ा आचारी है आजकल। इसलिए ट्रंप बहुत आचारी लगते हैं, दंभी है, कलयुग है। और आप देश में भी देखिए, जो जिसके पास इस तरह का हरण किया हुआ धन है वही अपने आप को आचारी कहता है। और जो झूठ बोलता है वही हंसी दिल्लगी करना जानता है, बड़े आराम से वो दिल्लगी भी करता है। और कलयुग में उन्हें गुणवान कहा जाता है। इसलिए भाई, इस जाल में हम भैया को नहीं फंसने देंगे, न अपने परिवार को, न अपने समाज के लोगों को फंसने देंगे। भैया दिल्लगी करते थे, हंसी ठिठोली करते थे, लेकिन वो सचमुच आचारी थे। अंदर और बाहर एक था, बचपना था, किसी का अहित नहीं सोचते थे। लोग उनका अहित करते करते थके नहीं। साथियों, एक बात और तुलसी ने कहा कि निराचार जो श्रुति पथ त्यागी, कलयुग सोई ज्ञान सो विरागी, जाके नक अरु जटा विशाला, सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला। जो आचारहीन है और वेद मार्ग को छोड़े हुए है, कलयुग में वही ज्ञानी और वही वैराग्यवान है। वाह यही तो भैया बोलते थे। जिसके बड़े बड़े नख, लंबी लंबी जटाएं, आप देख सकते हैं इन दिनों घूम रहे हैं लोग, वही प्रसिद्ध तपस्वी है। जानना कुछ नहीं है, लेकिन ये जटाएं हैं, हम संत हैं। साथियों, अद्भुत है ये सब बातें। जो आचारहीन है, वेद मार्ग को छोड़े हुए है, कलयुग में वही ज्ञानी, वही वैराग्यवान है। ये हद है।
और साथियों, एक और बात कह के मैं कौशल भैया के बारे में थोड़ी बात करके बात समाप्त करूंगा। जो अपकार चार चिन्ह कर गौरव मान तेई, मन क्रम वचन लबार तेई, बकता कलिकाल मह। ये सोरठा लिखा था। इसका अर्थ है जिनके आचरण दूसरों का अपकार यानी अहित करने वाला है, जो इन दिनों चारों तरफ चल रहा है, उन्हीं का बड़ा गौरव होता है और वही सम्मान योग्य माने जाते, चाहे दुनिया हो, चाहे समाज हो, चाहे विश्वविद्यालय में लोग हों। जो मन वचन और कर्म से लबार, लबार शब्द का इस्तेमाल मैं कर रहा हूं, भैया करते थे लबार, लबार करते थे बहुत, लबार या मत बना, यानी झूठ बकने वाला, वे ही कलयुग में वक्ता माने जाते हैं। ये मैं बोल रहा हूं, लबार नहीं है, भैया की याद आ गया, हंसते थे हम लोग, बात करते थे, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते थे कि आज आनंद आ रहा है। लबार नहीं है ये मैं जो बोल रहा हूं ये सच बोल रहा हूं, आपके सामने कृति दिखा के तब बोल रहा हूं। और साथियों, एक और छंद लिखा था तुलसी ने, बहुदाम समारई धाम जति, विषया हरि लीन न रही विरति, तपसी धनवंत दृढ़ गृही, कलि कौतुक तात न जात कही। सन्यासी बहुत धन लगाकर आजकल घर सजाने लगे हैं, उनमें वैराग्य नहीं रहा। अब बुद्ध नहीं है, अब तुलसी नहीं है, कबीर नहीं है, नानक नहीं है, अब विराग नहीं है, उसे विषयों ने हर लिया। तपस्या, ऐसे लोग कलयुग में तपस्वी धनवान हो गए हैं और हम लोग गृहस्थ दरिद्र बन के आपके सामने सिर्फ और सिर्फ ज्ञान के बल पर धनवान बने हुए। इसलिए कलयुग की लीला ही कुछ और है। ये तुलसी ने कहा कि छोड़ दिया, और इसका क्या परिणाम है आप देख लीजिए। चारों तरफ अकाल मृत्यु हो रहा है, बच्चे मर रहे हैं, युवा मर रहा है, स्वस्थ लोग मर रहे हैं। नर पीड़ित रोग न भोग कहीं, अभिमान विरोध अकारण ही, लघु जीवन सबंधु पंच दशा, कल्पांत न नाश गुमान असा। मनुष्य रोगों से पीड़ित है, तमाम रोग, चारों तरफ सब रोगी हैं, सब अपने वेट को लूज करने में लगे हैं, कोई जीवन जी नहीं रहा है। भोग सुख कहीं नहीं है। असली सुख जिसके लिए पृथ्वी बनी है, भोग्या कहते हैं, उस पृथ्वी का शोषण हो रहा है, भोग नहीं हो रहा, सुख नहीं है। बिना कारण अभिमान है और विरोध करते। बिना कारण के कौशल भैया होते तो बनारस में दिनों बहुत सारी घटनाएं घट रही थी। मुरारी बापू आए थे, लोग अंडमंड बोल रहे हैं, बहुत जगह अतिक्रमण डाला जा रहा है, जो सही भी है विकास की दृष्टि से। कौशल भैया को लोग चढ़ा देते और लड़ा देते। सरल आदमी उस भाव में बह जाता और फिर इसको वही लोग विवादित कर देते। ये कलयुग में हो रहा है, बिना ही कारण अभिमान, और लोग विरोध करते हैं। हमने देखा है अपने इसी जीवन काल में। 10-5 वर्ष का थोड़ा सा तो जीवन है साथियों, सभी को जाना है। आप देख रहे हैं चारों तरफ एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, मौतें हो रही हैं, डूब जा रहे हैं लोग, मर जा रहे हैं, इसके बावजूद संभल ले रहे हैं। कुछ वर्ष का तो जीवन है, परंतु घमंड ऐसा है मानो कल्पांत प्रलय तक उनका नाश नहीं होगा। ये सोचने वाले कलयुग में हो गए, इसीलिए वह अत्याचार करते हैं साथियों। ऐसे में मैं आज पिता को प्रणाम करके कुछ बातें करके कहूंगा कि मैं कौशल भैया को स्थापित करूंगा ज्ञान के पुरोधा के रूप में। धर्म और लोकतंत्र का संवाद जब हम लोग करते थे, उनका प्रत्यक्ष व्याख्यानों का हमने विश्लेषण किया है साथियों। इन दिनों कर रहा हूँ, पूरे छुट्टी में मुझे मौका मिला, पता नहीं मौका मिलेगा कि नहीं, कॉलेज खुलने के बाद मैं फंस जाऊंगा, लेकिन फिर भी इस छुट्टी का पूरा उपयोग मैंने उनके कृतियों को पढ़ने, उनके व्यवहार को समझने, उसको लिपिबद्ध करने में जुटा हुआ हूँ। बहुत जल्दी आपके सामने आएगा। आप जानते हैं उनकी बातों को जिसने भी सुना है, कौशल भी अपने प्रभावशाली प्रत्यक्ष बहुत व्याख्यानों के लिए प्रसिद्ध रहे, जो विश्वविद्यालयों के कक्षाओं से लेकर साथियों यही चाय की दुकान जो पप्पू की अड़ी बोलते हैं वहां तक, और सामुदायिक नुक्कड़ सभाओं तक
प्रसिद्ध है। साथियों, बनारस को उन्होंने जिया है। बनारस के वो संवाद करता थे। वो उनके व्याख्यान केवल शैक्षणिक प्रवचन नहीं है, आप देख लीजिए, मैं उस पर लिखूंगा, कृति को लाऊंगा। अभी मैं बोल रहा हूं व्याख्यान के, केवल शैक्षणिक प्रवचन नहीं है, बल्कि वे भारतीय सभ्यता की जीवंत स्मृति की मंचन है। साथियों, मंचन। मैं साथ रहा हूं कौशल भैया के, बचपन से जब से होश संभाला हूं उनके साथ रहा हूं, उनको देखा हूं, उनसे लड़ा हूं, उनसे झगड़ा हूं, लेकिन उनको लिखते पढ़ते मनन करते हुए, कथपात्री जी के चरणों में बैठे हुए, संतों के साक्षात साक्षात्कार करते हुए, गांव में घूमते हुए देखा भी है। इसलिए वो मजाक के विषय नहीं हो सकते हैं। चाहे वो काशीन्द्र विश्वविद्यालय के राजनीति शास्त्र की कक्षाओं में संस्कृति संवाद करते हों बच्चों के साथ, जो आज भी उनके विद्यार्थियों को याद होना चाहिए, है कि नहीं बता नहीं सकते हैं। और आयोजन की सभाओं में, पप्पू की अड़ी में, हर औपचारिक अनौपचारिक स्थल उनके व्याख्यान एक गुरुकुली शैली में, गुरु बन के, गुरुकुली इसलिए कौशल गुरु कहलाए, उस शैली में संवादात्मक, सहज और गहराइयों से विचारपूर्ण होते थे। या मनन करके देख लीजिए मेरे भाई, इसलिए नहीं कह रहा हूं, समाज का एक अंग वो भी था, उस रूप में आप देखिए। साथियों, उनके जो विचार थे, हमने देखा, जो मैं लिख रहा हूं इन दिनों, कृति जल्दी आएगी, उनके वैचारिकी के 5 प्रमुख क्षेत्र या फोकस पॉइंट थे। धर्म, राजनीति जिसके पुरोधा थे, इतिहास जो उनको बहुत प्रिय था, संस्कृति जिसका संरक्षण करने में उनका जीवन चला गया, और समाज का भला करते करते वो थके नहीं। ये 5 प्रमुख केंद्र बिंदु थे। जब जहां जहां वो बोलते थे उसके पुट इसमें आते थे साथियों। और इन दिनों मैं इसी सारे कृतियों पर काम कर रहा हूं। धर्म राज्य की अवधारणा, वाह अद्भुत, उनके व्याख्यानों की अद्भुत ये विषय था। यानी ऐसा शासन जो नैतिक संप्रदा पर आधारित हो, ये कहते रहते थे। महाभारत हमने दिखाया आपको, महाभारत, मनुस्मृति, कौटिल्य का अर्थशास्त्र और कामोदकीय नीतिसार, ऐसे शास्त्रों का वो गहन अध्ययन करके ये सिद्ध करते थे कि भारत की राजनीति कभी केवल सत्ता आधारित नहीं थी। ये कौशल जी का कंट्रीब्यूशन है इस देश को साथियों। बल्कि वो कहते थे कि भारत की राजनीति कभी केवल सत्ता आधारित नहीं थी, बल्कि उसमें कर्तव्य, संयम और नैतिक दृष्टि अनिवार्य थे। ये कौशल का व्याख्यान होता था। और वो कहते थे, अद्भुत बात, हमने याद किया, उनके कुछ क्लिप्स मेरे पास है, मैं तो सुनता रहता हूं, इन दिनों डूबा हुआ हूं, छुट्टी का समय है, अच्छा जा रहा है मेरा। वो कहते थे राजनीति वह नहीं जो कुर्सी दिलाते, कि कौशल के विचार हैं, मूल कौशल, जो इतनी गहन अध्ययन के बाद बोलता था, राजनीति वह नहीं जो कुर्सी दिलाए, बल्कि वह जो राष्ट्र का चरित्र गढ़े। ये कौशल के वाक्य हैं साथियों। इसीलिए कभी उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, और लोगों ने कलयुग था दिया भी नहीं। इसी बात का हम लोग पूरा मजा भी लेते थे जीवन में। ये कौशल का साथियों, इस तरह के हम व्याख्यान करेंगे और उनको कृतियों को लिखेंगे। साथियों, दूसरी एक बात कह के आज का समाप्त करूंगा, लंबा नहीं होना चाहिए। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद उनकी पहचान थी कृतियों में। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और सभ्यतागत पहचान उन्होंने बनाया। कौशल हमेशा
भारतीय संस्कृति को राष्ट्र की आत्मा के रूप में प्रस्तुत करते थे। मैंने बहुत से विगत 20 वर्षों में हमने बहुत सा देखा। 2014 से तो अथक थे और मैं भी उनके साथ साथ था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, वीर सावरकर और श्री अरविंद जैसे विचारकों के हवाले से कौशल भैया ये सिद्ध करते रहे कि राष्ट्रवाद केवल राजनीतिक अवधारणा नहीं है, बल्कि संस्कृति का बोध है, बोध। अब इतनी गूढ़ बातें सहजता से कहते थे, जिसको पचता था वो पचता था, लेकिन जो चालाक थे वो कौशल की इन चीजों को लेकर बड़े हो गए। खैर, कौशल सामाजिक थे, सब पर उनका अधिकार है, ले लीजिए, लेकिन कौशल बनने के लिए कौशल ही बनना पड़ेगा साथियों। उनको संदेश में दे रहा हूं। ये कौशल की कृतियों पर हम लोग बात करेंगे। जब गांधी की बात करते थे तो सहसा उनकी आंखों में चमक उठती थी। हमको याद है कोरोना काल में गांधी के ऊपर उन्होंने बहुत सारे लेक्चर करवाए। मुझे भी 4 लेक्चर बोलने का मौका मिला था। मैं सुन रहा था कौशल भैया की कुछ बातों को। तो गांधी के हिंद स्वराज को आधार बनाकर कौशल भैया पश्चिमी परिभाषाओं की घोर आलोचना करते थे। अब सोचिए, क्या राजनीति शास्त्र का पुरोधा थे वो। प्राचीन अर्थशास्त्र लेके गांधी तक किस प्रकार की व्याख्या करते, सबके पीछे राष्ट्र प्रमुख होता था उनके। और कौशल के भैया के अनुसार गांधी का चरखा वस्त्र उत्पादन नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता और चरित्र निर्माण का प्रतीक है। ये कहते थे, घूम घूम कहते थे। गांधी के तमाम जगहों पर खूब घूमे और हंसते हुए व्याख्यानों का लड़ी लगाते थे साथियों। और जानते थे क्या कहते, एक बार मैं बैठा था, मैं एकटक उनको देख रहा था, एकदम संबोधित होके कभी कभी ऐसी बात बोल देते थे कि लगता था ये वही कौशल भैया है जिनको पप्पू के अड़ी या बनारस वासी केवल हंसी ठिठोली में ले लेते थे। वहां तक पहुंचे ही नहीं पाते, उनकी सक्षमता ही नहीं थी। लेकिन मैं उनको ऑब्जर्व करता था, भाई हूं। और राम वनवास में जाए, लक्ष्मण घर रह जाए, सेवा न करे, एकटक भाई की कठिनाइयों के आगे एकदम पुल न बन जाए, भाई कैसा। और भाई कोई निजी संबंध नहीं है, ये भारत की पहचान है, भातृत्व प्रेम। साथियों, ये मिंजदा की बात नहीं कर रहा हूं, ये समाज है, ये भारत है जहां भाई है, परिवार है, यूनिट हमारा परिवार है। हम स्वार्थ मूलक समाज के लोग नहीं हैं जो इंडिविजुअल या व्यक्तिपरक बात करते हैं। हम तो करेंगे, भाई हैं तो समाज का ये धर्म है कि भातृत्व प्रेम को समझे। नहीं तो आज देख रहे हैं कि भाई भाइयों में हत्या, पति पत्नी में टकराव, पिता की हत्या कर संपत्ति को लूटना, समाज की विकृतियां हैं। इस तरह की बातों को न सुनेंगे तो आप कलयुग के आधार पर आप विक्षिप्त हो जाएंगे। कौशल भैया गांधी के बारे में कहते तो हम बता रहे हैं आपको, गांधी का चरखा सूत नहीं। ये देखिए, स्वावलंबी भारत अभियान से जुड़े थे, स्वदेशी से भी जुड़े थे, मैं भी जुड़ा हूं। आज भी स्वदेशी जागरण मंच का मैं विचार प्रमुख हूं, उस नाते भी लेक्चर महत्वपूर्ण हो जाता है, लोग सुने उसको। साथियों, गांधी का चरखा सूत नहीं, स्वावलंबी मस्तिष्क काटता है। क्या अद्भुत बात कौशल भैया एक लेक्चर में सुन रहा था, वहां कहते, मैं उसको कोट कर रहा हूं, गांधी का चरखा सूत नहीं जिससे कपड़ा बने, स्वावलंबी मस्तिष्क काटता। ये स्वदेशी जागरण मंच के हर लोगों को समझना चाहिए कि क्यों जरूरी है, क्योंकि हमारा मस्तिष्क स्वावलंबी होना चाहिए, केवल बहिष्कार से नहीं चलेगा, आचार विचार व्यवहार से चलेगा स्वदेशी। ये भैया भी कहते थे, हम भी इस बातों को मानते हैं, कहते रहते हैं। एक बात और कह के आज का लेक्चर में समाप्त करूंगा, फिर मैं आऊंगा। अभी उनकी कृतियों पर मुझे बहुत काम करने हैं, मेरे पास समय है।
कौशल भैया शिक्षा जगत में जब थे और बोलते थे तो मनुष्यता के निर्माण की बात करते थे और मैकाले से विवेकानंद की बात करते थे साथियों। वे शिक्षा पर अपने विचारों में मैकाले की औपनिवेशिक प्रणाली की तीव्र आलोचना करते थे, घनघोर आलोचना करते थे। नई शिक्षा नीति जब आई, जो हमारी राष्ट्रीय नीति, खूब बोले, मुझे भी बुलवाए, डीन थे, कितने लोग सुने, कितने लोग गुने, मुझे नहीं मालूम, न मुझे जानना है साथियों। अपने कर्तव्यों के प्रति मुझे काम करना, मुझे किसी की नहीं सुननी है। और औपनिवेशिक प्रणाली की आलोचना मैकाले की वो हर स्टेज पर करते थे, पुरजोर करते थे। और स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, भर्तृहरि के दृष्टिकोण से चरित्र निर्माण केंद्रित शिक्षा की वकालत करते थे, पंडित मदन मोहन मालवीय को जोड़ते हुए साथी। क्या कोई सानी होगा इस व्यक्ति का? भाई है इसलिए हल्के में लेना मेरे लिए ही अपराध भी होगा और मेरी भी पूंजी का नाश भी होगा, इसलिए मैं इसे होने नहीं दूंगा। मैंने सोच लिया है, संकल्पित हूं कि मैं इस पर काम कर रहा हूं। साथियों, शिक्षा का उद्देश्य स्वतंत्र चिंतक बनाना है, न कि अंग्रेजी बोलने वाले बाबू। ये मैकाले से वो जोड़ते थे, कहते थे, बोलो खुलकर बोलो, निडर होके बोलो, शाश्वत बोलो, सत्य बोलो, आनंदित होके बोलो, फलो फूलो। ये कौशल का व्यक्तित्व जो पिता के सामने सन्मुख मैं आपके सामने बखान कर रहा हूं। पिता की पुण्यतिथि 18 जून, भाई की कृति, एक छोटा भाई का दायित्व बोध और आप समाज, इससे अच्छा दृश्य क्या होगा साथियों। बनारस, मैं बार बार बनारस का नाम ले रहा हूं कि बनारस में इन दिनों लोग समझ नहीं रहे बनारस क्या है। कौशल भैया तो बनारस को जी कर चले गए, शायद हम उतना नहीं जी पाते हैं। एक सभ्यतागत प्रतीक मानते थे, उनके लिए केवल नगर नहीं था, बल्कि जो जिसकी कमी हो रही है, संवाद, निरंतरता और धर्मात्मक लोकतंत्र का प्रतीक बनारस है। कहां हो रहा है? लोग नाटक कर रहे हैं, किसी को ज्ञान नहीं है। संवाद करो, निरंतरता नहीं है। जो एक व्यक्ति एक काम कर रहा है वो छोड़ के फिर दिखावटी दूसरा काम कर रहा है, निरंतरता की कमी है। और धर्मात्मक लोकतंत्र, यानी लोकतंत्र में धर्मानुसार अपनी बुराई सुनने की मादा कौशल भैया सुनते थे, गाली देते थे। राहुल काहो राहुल, केजरू काहो केजरू कहते थे, रवीश काहो रवीश। लेकिन जब उन्हें कोई बोलता था तो हंसते थे, हा 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 हा, मजा आ गई, तू तो बहुत सही बोल रहा, ये कह के अपने को शुद्ध भी करते थे। ये थे, ये सीखिए, ये बनारसीपन है। इसीलिए साथियों, उनके व्याख्यानों की शैली अद्भुत थी। श्लोक आधारित प्रस्तुति देते थे। भोजपुरी बनारसी संवाद की शैली थी, ताकि स्थानीय विद्यार्थियों से आत्मीय जुड़ाव हो सके। पाश्चात्य और भारतीय दर्शन में तुलना करते थे। प्लेटो, मार्क्स जैसे विचारकों से वो तुलना करते थे अपने भारतीय विचारकों को। और क्या दृष्टांत देते थे मालूम है? जिस पर किताब भी लिखे हैं, पंचतंत्र पर किताब लिखे हैं, लोक कथाएं, मिथक और मौखिक बातें। ये उनका एक अद्भुत साथियों एक विशेषता थी। बहुत सारे पुस्तकों को हमने देखा, कामंतकी नीति शास्त्र, भारतीय संविधान, धर्म, राम राज, एकात्म मानववाद, ये सारे पर उन्होंने काम करते करते अपनी प्रभावशीलता को, छाप को छोड़ी है। भूलने की लोग कोशिश भले से करें, हमारे रहते कैसे भूल सकता है कोई? मैं तो जिंदा रखूंगा। साथियों, मानसिक उपनिवेशवाद को तोड़ने वाले, सांस्कृतिक हस्तक्षेप करने वाले का नाम
जो शास्त्र से सड़क तक चर्चा करता था, उसका नाम कौशल है। बहुत सारे कृतियां उनके अमर हैं। धीरे धीरे मैं उस पर काम कर रहा हूँ, आपके सामने लाऊंगा। लेकिन जब वो बोलते थे तो श्लोक बोलते थे शुद्ध। मैं श्लोक नहीं बोल पाऊंगा, अभी कोशिश करूंगा, तो शायद मुझसे त्रुटि हो जाएगी। उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ भाई से, पिता से, आपसे, ईश्वर से। लेकिन वो बोलते थे यजुर्वेद से, ओम देव शांतिरंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांतिराप शांति, वनस्पतः शांतिर्विश्वदेवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्व शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। आकाश, अंतरिक्ष, पृथ्वी, जल, वनस्पति, समस्त देवगण और ब्रह्म सभी में शांत हो, शांति हो, संपूर्ण जगत में शांति हो। आज कौशल होते ईरान और इजराइल के इस महासमर में यही बोल रहे होते। ये तो भारत की कल्पना है, ये बोलती है, गूंजता रहता था। और हमेशा अपने भाषणों की शुरुआत और समापन में ये श्लोक कौशल भैया बोलते थे। शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक समरसता के हमारे भैया प्रतीक थे। वह शांति को शिक्षा व सार्वजनिक जीवन का मूल तत्व मानते थे और उसी दृष्टि को अपनाते थे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय मालवी पीस सेंटर के ऊपर हंसते थे, कहते थे कि काम इनका जो वो काम कर नहीं पा रहे हैं, काम के लिए आधार चाहिए, व्यवहार विचार चाहिए, वो बार बार कहते थे। इस प्रकार की बातें, थोड़ा अब उससे मैं विरत जरूर हूँ, लेकिन फिर भी ये किताबें, ये पुस्तक के माध्यम से मैं आपके सामने रोज कुछ न कुछ कभी न कभी लाऊंगा। और इन दिनों में संकल्पित हूँ कि उनके काम का एक कृति बहुत जल्दी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा साथियों। कौटिल्य को खूब मानते थे, अर्थशास्त्र को खूब पढ़े उन्होंने, हमें भी कहा कि पढ़ो, और हमें खूब हमारे साथ हंसी मजाक होता था। कामंदकीय नीतिसार का अद्भुत अध्ययन उन्होंने किया था, और उसमें श्लोक था, बोलते रहते थे, यत प्राप्तम तेन तुष्टि, अहिंसा, समता, और ध्यान में लीन रह के कहते थे संतोष, अहिंसा, मैत्री, शत्रु में समभाव और ध्यान में एकाग्रता, इन गुणों से युक्त ही व्यक्ति आदर्श और तपस्वी होता है। मनुस्मृति तो उनका प्राण था। कितना भी विवाद हुआ, मनुस्मृति को डिफेंड करते थे। जेएनयू में जलाया गया, दिल्ली में हटाया गया, काशी विश्वविद्यालय ने इसको सोचा भी नहीं, लेकिन मनुस्मृति को प्राणवायु मानते थे। कुरुतेन तीर्ण राज्यम स्वधर्मे निधनम श्रेय, मनुस्मृति से लेकर बोलते थे राजा का अपने धर्म में विफल होना दूसरे के धर्म में सफलता पाने से बेहतर है। यानी कितनी बड़ी बात मनु का ये बोलते थे। और इन श्लोकों से यह प्रतिपादित करते थे कौशल भैया कि स्वधर्म यानी अपना कर्तव्य का पालन करना ही नेतृत्व का सार है। दूसरे के चक्कर में मत फंसिए, किसका क्या जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, अपने को तो पहले तार लीजिए। ये मनुस्मृति का सूत्र देते हैं दुनिया के लिए, आपके लिए मैं दे रहा हूं इसी श्लोक से कि स्वधर्म अपना कर्तव्य का पालन करना ही नेतृत्व का सार। अगर आप नेतृत्व कर रहे हैं अपना समाज का, तो अपने कर्तव्य का तो पालन कीजिए। और वह विकेंद्रित शासन और नैतिक नेतृत्व का भावना को पुष्ट हमेशा करते थे। ये कौशल थे। और जब रामायण महाभारत में राजधर्म की बात करते थे तो कहते थे राजधर्मो नते विद्यात कर्तव्य पर धान्यता। राजा का प्रमुख धर्म ही उसका प्रधान कर्तव्य है।
अन्य कोई भी कर्तव्य उस पर हावी हो ही नहीं सकता। और ये बात करके कौशल भैया धर्म आधारित शासन की स्थापना के रूप में प्रयोग करते थे, खुलकर बोलते थे, विवादित हो जाते थे, खुलकर बोलते थे। उसका उन पर कोई असर नहीं पड़ता था, विवाद से उनका संवाद होता था साथी, बुरा नहीं मानते थे। और भगवत गीता का श्लोक जब बोलते थे तो कहते थे श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान मनुष्य ही ज्ञान प्राप्त करता है। मैं तो श्रद्धा में लीन हो रहा हूं और ज्ञान प्राप्त कर रहा हूं केवल कौशल भैया के कृतियों के सहारे। यही वो भी करते थे। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान मनुष्य ही ज्ञान प्राप्त करता। जिसके अंदर श्रद्धा ही ना हो, गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं, संस्था के प्रति श्रद्धा नहीं, जीवन के प्रति श्रद्धा नहीं, समाज के प्रति श्रद्धा नहीं, संत के प्रति श्रद्धा नहीं, गंगा के प्रति श्रद्धा नहीं, पर्यावरण के प्रति श्रद्धा नहीं, पशु पक्षी के प्रति नहीं श्रद्धा नहीं, गाय के प्रति श्रद्धा नहीं, राष्ट्र के प्रति श्रद्धा नहीं, ज्ञान के प्रति श्रद्धा नहीं, वो ज्ञान क्या पाएगा। इसलिए साथियों कौशल भैया मनुष्य निर्माण पर आधारित शिक्षा दर्शन को हमेशा उद्धृत करते रहते थे। जीवन भर उन्होंने ये काम किया जिसमें आस्था और आंतरिक संकल्प को ज्ञानार्जन की पूर्व शर्त माना गया। और एक आखिरी बात करके मैं आज समाप्त करता हूं, मुझे माफ कीजिए थोड़ा देर हो रहा है, लेकिन इस पर मुझे लगातार हंसी होती थी, मैं आज तक उस श्लोक को नहीं भूल पाया। कौशल भैया जैसे सरस्वती बस्ती थी, हर जगह उसका उपयोग करते थे। वो था एक कामतकी नीतिसार, अलब्ध लाभार्थी लब्धस्य परिरक्षणी। इस पर हम लोग खूब चर्चा करते, हंसते थे, कहते थे तो इस्तेमाल ना कर कोई बा, तोरे अंदर कुछ मादा नहीं हो, तू निकृष्ट हुआ, ढोंगी हुआ। हमको कहते थे, अपने छोटे भाई को, क्योंकि वो जानते थे कि इस तरह कहने से ये पढ़ेगा, गुनेगा और काम करेगा। साथी पूरा श्लोक बोलते थे, तो मैं कोशिश कर रहा हूं बोलने का। अलब्ध लाभार्थी लब्धस्य परिरक्षणी, अलब्ध लाभार्थी लब्धस्य परिरक्षणी, रक्षितस्य वृत्तिकामी वृद्धस्प्यो भोक्तत्वा। उसका अर्थ बताते थे, जो अभी तक लाभ, चाहे वो शक्ति हो, संपत्ति हो, राज हो, अभी तक जो इसको प्राप्त नहीं कर सका, उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करना ही चाहिए। ये आजीवन ही अमर है श्लोक। और लब्धस्य परिरक्षणी कहते थे कि जो कुछ प्राप्त हुआ है उसकी रक्षा करनी चाहिए। मुझे ये प्राप्त हुए हैं कौशल भैया, मैं इसकी रक्षा करने के लिए उन्हीं के सूत्र द्वारा हूं। रक्षितस्य वृत्तिकामी, जो संरक्षित है, जैसे ये पुस्तक मैंने संरक्षित किया है हम लोगों ने, उसके वृद्धि की कामना होनी चाहिए। मैं उस एक अलग से उनके लिए कृति लिख के उसमें वृद्धि ही करूंगा। ये कौशल भैया का देन है। और वृद्धस्य उपभोक्तृत्व, यानी जो बढ़ चुका है, आपका अगर सब कुछ बढ़ गया है, उसका यथोचित उपयोग और उपभोग किया जाना चाहिए, जैसा हम लोग कर रहे हैं। ज्ञान ही तो हमारे पास है। कौशल भैया का ज्ञान परंपरा वही तो है हमारा, उसी को बढ़ा रहा हूं, संरक्षित कर रहा हूं और आपको दे रहा हूं। इसीलिए साथियों, कोई बुद्धिमान राजा हो, प्रशासक हो, व्यक्ति हो, संस्था का प्रमुख हो, उसके पास ये गुण होने चाहिए। जो अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है उसे पाने की इच्छा और चेष्टा करो। मैं कर रहा हूं, मुझे ये ज्ञान नहीं प्राप्त था, मैं कोशिश कर रहा हूं। जो प्राप्त हो चुका है उसकी रक्षा कीजिए, इधर उधर व्यर्थ का समय मत गंवाइए। और जो सुरक्षित है उसे और बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, तथा अंत में जो बढ़ गया है उसका विवेकपूर्ण रेशनलिज्म, उसका उपयोग करना चाहिए कल्याण के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ आज मेरा विशेष प्रयोजन था कौशल को स्थापित करने का। ज्ञान के इस परंपरा में उस कृतियों पर मैं काम कर रहा हूं, यह आपको आगाह करने के लिए, और पिता की पुण्यतिथि 18 जून अंग्रेजी हिसाब से उनको नमन करने के लिए। ये तीनों एक साथ संयोग है, इसका मैंने प्रयोग किया, उपयोग किया,
और उपभोग किया और आपके साथ उपस्थित हुआ। समय देने के लिए जो भी अभी तक हमारे साथ जुड़े हों, राजन जी हों, मंजरी दुबे जी हों, मीना भाभी हमारी हों, शिवम हो, श्वेतांश हो, जो भी हमारे साथ जुड़े हों, बहुत लोगों का मैं नाम नहीं देख पाया बोलने के प्रवाह में, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। अगर त्रुटि हो गई हो, मेरे अंदर भी कोई दम झलकता हो, तो उसको दबा दीजिएगा और मेरे अंदर जरा सा भी स्वार्थहीनता, अच्छाई झलकती हो तो उसको ले लीजिएगा। उन्मुक्त होकर मुझे यूं ही आने दीजिए, मेरा साथ दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।